हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये इसका सेट फर्स्ट होगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चंस होंगे वो हम सब आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अगर आप ई बुक को परचेज़ करना चाहते हो तो ई बुक को परचेज़ करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो, जिसका पहला प्रश्न है कि भारत का संविधान ये कब लागू हुआ। When did the Constitution of India came into force? तो देखिए, भारत का जो संविधान था वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान था वो लागू हुआ था। लेकिन अगर हम बात करें बनकर तैयार कब हुआ तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949, यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, लेकिन 26 जनवरी को ये हमारा लागू हुआ था। और 26 नवंबर को हम मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पूछा गया है लागू करने की बात, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर है संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। तो देखिए, जो हमारा राष्ट्र है संविधान में उसका उल्लेख ये अनुच्छेद 1 के अकॉर्डिंग किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि इंडिया, दैट इज़ भारत। तो इसको दो नामों से संबोधित किया गया है, वो है भारत और साथ ही में इंडिया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। फिर है निम्नलिखित में से संविधान की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो देखिए, जो हमारे संविधान है, संविधान को बनाने से पहले हमने संविधान सभा का गठन किया था और उस संविधान सभा में डिफरेंट कमेटीज़, डिफरेंट समिति का गठन किया गया था और उन्हीं के आधार पर जो है हमारे देश का संविधान वो बनकर तैयार हुआ था। तो उसी में एक इम्पॉर्टेंट कमेटी थी जिसका नाम है संघ संविधान समिति, और इसको जो हेड किया था वो किया था हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, जिनका नाम है जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए, बी आर अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अगर हम बात करें तो इन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, और इन्होंने जिस कमेटी को हेड किया था उसका नाम था प्रारूप समिति, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी। जे बी कृपलानी की बात करें तो उन्होंने जो कमेटी को हेड किया था वो था झंडा समिति। और लास्ट ऑप्शन जो है ये अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, तो इन्होंने बेसिकली जो प्रारूप समिति थी उसी में इन्होंने उसी के सदस्य थे, क्योंकि प्रारूप समिति में अंबेडकर जी के अलावा 6 अन्य सदस्य थे, जिसमें कि एक अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर भी थे। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है संघ संविधान समिति, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। अगर हम बात करें भारतीय संविधान की तो देखिए, इसमें डिफरेंट लोगों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। तो अगर हम बात करें सोल की, यानी कि आत्मा की, तो भारतीय संविधान की आत्मा ये कहा जाता है प्रियम्बल, यानी कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, उसी को कहते हैं आत्मा। कई बार बच्चे इसमें कन्फ्यूज़न करते हैं क्योंकि दो तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, एक पूछते हैं संविधान की आत्मा और दूसरा है भारतीय संविधान की हृदय एवं आत्मा। दोनों ही क्वेश्चन डिफरेंट है। यहाँ पर पूछा गया है संविधान की आत्मा, तो आंसर होगा इसका सी, यानी कि उद्देशिका, प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे पूछते आत्मा और साथ ही में हृदय, तो आंसर होता आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्न शब्दों पर विचार कीजिए, यानी कि कंसिडर द फॉलोइंग वर्ड्स, और उसके बाद आपको इन्हें अरेंज करना है। आपने प्रियम्बल देखा होगा, तो प्रियम्बल में कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं जैसे कि सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सॉवरेन, सेक्युलर, इस तरीके से। तो आपको इन्हें अरेंज करना है कि इनका ऑर्डर जो है प्रियम्बल में किस तरीके से है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आता है सॉवरेन, यानी कि सार्वभौमिक। तो ऑप्शन नंबर सी, हाँ, ये पहले नंबर पर आएगा। उसके बाद आता है सोशलिस्ट, यानी कि समाजवादी, फिर आएगा ए। उसके बाद आपका आता है सेक्युलर, यानी कि धर्मनिरपेक्ष, यानी कि डी। और सबसे लास्ट में आता है आपका इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी। तो करेक्ट सीक्वेंस होगा सी, ए, डी, बी, यानी कि ऑप्शन नंबर
ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। एज एन इंडियन सिटीजन आपका एक दायित्व बनता है कि आपको जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, वो याद होनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग भी काफ़ी सारे जो पॉलिटिकल क्वेश्चन है वो डिस्कस हो जाते हैं, तो उसको याद भी रखना है और साथ ही में जो सीक्वेंस है उसमें वर्ड्स का वो भी आपको ध्यान रखना है। फिर है भारत का संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये किस तरीके की सिटीजनशिप आपको प्रोवाइड करता है, यानी कि जो नागरिकता है वो किस तरीके की ये प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन है एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, या नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान है ही नहीं, या फिर मल्टीपल सिटीजनशिप आपको ऑफर करता है। तो देखिए जो भारत का संविधान है वो बेसिकली आपको जो सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है वो है सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। नागरिकता की बात करें तो ये पार्ट नंबर 2 में डिस्क्राइब है, साथ ही में जो आर्टिकल है वो है 5 से 11, ये भी आपको ध्यान रखना है। रिसेंटली जो अक्षय कुमार थे उन्होंने वापस से इंडिया की सिटीजनशिप ले ली है, क्योंकि पहले उनके पास आई थिंक कनाडा की सिटीजनशिप थी और वो एक साथ 2 कंट्रीज़ की सिटीजनशिप नहीं रख सकते, क्योंकि इंडिया में प्रोविज़न है सिंगल सिटीजनशिप का। तो इसीलिए उसके कॉन्टेक्स्ट में भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो आंसर होगा इसका फर्स्ट, यानी कि प्रोवाइड सिंगल सिटीजनशिप। नेक्स्ट है 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ था, तो जो भारत का स्टेटस था, जो भारत का मतलब एक कह सकते हैं स्टेटस, वो क्या था। तो देखिए जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, तो उस दौरान पर जो भारत था वो एक प्रभुसत्ता संपन्न, लोकतांत्रिक और गणराज्य घोषित किया गया था, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो 5 अलग अलग प्रियम्बल में 5 अलग अलग शब्द लिखे हुए हैं, जो कि कौन कौन से हैं आपके, प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। इसमें से जो 2 शब्द थे सेक्युलर और सोशलिस्ट, यानी कि जो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी था, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। तो लेकिन उससे पहले जब संविधान लागू हुआ था तो ये शब्द नहीं थे। कौन कौन से, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। जो शब्द थे वो सिर्फ ये लोकतांत्रिक और गणराज्य। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। फिर है भारतीय संविधान की उद्देशिका, जिसको प्रस्तावना भी कहते हैं, वो भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली, ये किसने कहा था। तो ये जो स्टेटमेंट था कि जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो होरोस्कोप है। तो ये बात की गई थी के.एम. मुंशी जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा, के.एम. मुंशी। इनका जो पूरा नाम था वो था कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। फिर है प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथ में होती है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल द अल्टीमेट पावर इन द हैंड ऑफ। तो जो अल्टीमेट पावर होती है, देखिए जब आपने प्रियम्बल कभी देखा होगा तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, इस तरीके से जो है आपका प्रियम्बल चलता है। इंग्लिश में वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस तरीके से होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो शुरुआत कहाँ से होती है, जनता से, यानी कि सिटीजनशिप से। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो परम शक्ति है वो किसके हाथों में है, वो है सिटीजनशिप के हाथों में, क्योंकि सरकार का बनना गिरना ये सब किस पर निर्भर करता है, ये सिर्फ निर्भर करता है सिटीजनशिप पर, क्योंकि वो वोट करते हैं तभी कोई भी गवर्नमेंट जो है वो सत्ता में आती है और फिर वो देश में अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करवाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही होगा। फिर है न्यायिक जो जुडिशियल रिव्यू है, यानी कि जो न्यायिक आपका पुनरावलोकन है, उसकी जो व्यवस्था है वो कहाँ पर पाई जाती है, यानी कि जो जुडिशियल रिव्यू है उसका कॉन्सेप्ट आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है। तो जो जुडिशियल रिव्यू है इसका कॉन्सेप्ट हमने लिया है यूएसए से, और साथ ही में ये हमारे भारत में भी है। तो आप कह सकते हो कि ये भारत और यूएसए दोनों में देखने के लिए मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पर जो है ये जुडिशियल रिव्यू ये क्या होता है, तो देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दो आपके पास बड़ी अथॉरिटी है जो कि हमारे जजमेंट या फिर जो आप कह सकते हो केसेस वगैरह देखती है। तो उसके पास एक पावर होती है कि अगर पार्लियामेंट या गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाती है तो वो उसको रिव्यू कर सकता है कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो उसी को कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू, और ये जो पावर है वो हमने यूएसए से ली है और हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये है। तो आप कह सकते हो कि ये यूएसए और भारत दोनों में देखने के लिए मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। फिर है किस देश का संविधान विश्व में सबसे लंबा है। तो सबसे लंबे संविधान की बात करें तो वो पूरे
विश्व में है किसका? भारत का। यानी कि भारत का संविधान जो है वो विश्व का सबसे लंबा संविधान है। जबकि बात करें यूएसए की तो ये विश्व का पहला सबसे छोटा, मतलब पहला संविधान भी कह सकते हो और सबसे छोटा संविधान भी कह सकते हो। और ग्रेट ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन किसका सबसे बड़ा है? तो वो है भारत का, ऑप्शन नंबर सी। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो देखिए, अगर बात करें भारत के स्टेटस की तो वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट आर्टिकल, तो उसका जो स्टेटस है वो है राज्यों का यूनियन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होगा, यूनियन ऑफ स्टेट। क्योंकि अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा और इस देश का नाम इंडिया अर्थात भारत होगा। फिर है भारतीय संविधान जो है वो नागरिकता किस प्रकार की देता है? तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि सिटीजनशिप का प्रावधान है, वो पार्ट नंबर 2 में है और 5 से लेकर 11 आर्टिकल के बीच में उल्लेखित है। और जो नागरिकता है भारतीय, वो सिंगल सिटीजनशिप की प्रोवाइड करता है और 5 तरीके से आप जो है वो नागरिकता ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी नागरिकता अधिनियम 1955। तो यहाँ पर जन्म के आधार पर भी आप ले सकते हो, रेजिडेंस के आधार पर भी ले सकते हो और नेचुरलाइजेशन यानी कि देशीकरण के आधार पर भी ले सकते हो। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि 5 तरीके से आप जो है नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। पहला है जन्मजात से, दूसरा है वंशानुगत, फिर है पंजीकरण से या फिर देशीकरण से, या फिर आप विदेशी राज्य का विलय के आधार पर भी आप जो है नागरिकता को ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होगा। फिर है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के संबंधित है? तो देखिए, बच्चों के शोषण से रिलेटेड अगर हम बात करें तो आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 24। सॉरी, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है तो ये आपको करेक्ट करना पड़ेगा। आर्टिकल नंबर 24 यहाँ पर कर लीजिए, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 24 जो है वो कहता है कि बाल श्रम निषेध है, कि बालक जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं वो किसी भी ऐसे कार्य पर नहीं जा सकते जो उनके हेल्थ के लिए, उनके किसी कह सकते स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होगा। तो 14 साल से कम के बच्चे जो हैं वो कार्य नहीं कर सकते, ये दिया गया है आर्टिकल नंबर 24 में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो जो आर्टिकल नंबर 17 है तो अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, इसके बारे में बात की गई है। आर्टिकल नंबर 19 में राइट टू स्पीच एंड ऑल, ये सब आपके जो है प्रावधान दिए गए हैं। और आर्टिकल नंबर 18 की बात करें, अनुच्छेद 18 की बात करें तो अबोलिशन ऑफ टाइटल की यहाँ पर बात की गई है। क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चों के शोषण से रिलेटेड, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि आर्टिकल नंबर 24 आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री या खान या कोई भी जोखिमपूर्ण रोजगार में कार्य नहीं करेगा? मैंने इससे पहले भी आपको बताया, इसका आंसर होगा आर्टिकल नंबर 24, ऑप्शन नंबर ए। फिर है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को लागू कराने का उत्तरदायित्व ये किसके पास होता है? यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, ये किसके पास होता है? तो देखिए, जो फंडामेंटल राइट है वो मौलिक अधिकार है, इसको इम्प्लीमेंट कराने की जो जिम्मेदारी होती है वो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों की होती है। तो इम्प्लीमेंटेशन कराने की जो पावर है या फिर आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के पास होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होगा, ठीक है, यानी कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी। अब बात करें उच्च न्यायालय तो आर्टिकल नंबर 226 के अकॉर्डिंग ये कर सकता है और सर्वोच्च न्यायालय जो है वो आर्टिकल नंबर 32 के अंदर 5 रिट के इशू करके जो है वो मौलिक अधिकारों को लागू करवा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होगा, यानी कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों। फिर है, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए थे? तो जो DPSPs हैं यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने लिए हैं आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो संविधान है वो काफ़ी सारे देश के संविधान से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविज़न को हमने लिया गया है और हमारे देश के अकॉर्डिंग उनको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा हुआ है। तो उसी तरीके से जो DPSPs हैं, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, वो हमने लिए हैं आयरलैंड से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। फिर गांधीवादी सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में समाविष्ट हैं? तो गांधीवादी सिद्धांत की बात करें यानी कि गांधीयन प्रिंसिपल, ये जो है वो भारत के संविधान के भाग नंबर
4 में इंक्लूडेड है। और भाग नंबर 4 में क्या है, DPSP, जो मैंने अभी आपको पहले बताया आयरलैंड से इंस्पायर्ड है। तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। पहला है सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, फिर है गांधीयन यानी कि गांधीवादी सिद्धांत, और फिर है लिबरल इंटेलेक्चुअल यानी कि उदार बौद्धिक। तो इसमें यहाँ पे पूछा गया गांधीवादी सिद्धांत, तो ये भाग नंबर 4 यानी कि DPSP में उल्लेखित किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो देखिए, जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो बेसिकली आर्टिकल नंबर 85 के आधार पर मंत्रिपरिषद या फिर मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिपरिषद के कहने पर जो है राष्ट्रपति आर्टिकल 85 के अंडर जो है लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम होते हैं? तो युद्ध की घोषणा करनी है या शांति का फैसला करना है, इसमें जो कानूनी रूप से सक्षम होते हैं वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, राष्ट्रपति जो है वो तीनों सेना के महासेनापति होते हैं। तो युद्ध और शांति या फिर समझौता किसी भी चीज़ की घोषणा करनी है तो उसका अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास, और ये घोषणा वो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही होगा। फिर है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी होती है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो न्यूनतम आयु है वो बताई गई है 35 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अदर ऑप्शन की बात करें तो 21 जो है वो पंचायती में आप एनरोलमेंट के लिए 21 आयु आपकी होनी चाहिए, और 25 वर्ष है PM के लिए, यानी कि प्राइम मिनिस्टर को बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो है 25 वर्ष। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे पूछा गया है राष्ट्रपति के लिए, तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के बनने की योग्यता है, और उसी में वर्णित किया गया है कि राष्ट्रपति के बनने की न्यूनतम आयु वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 35। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होगा। फिर है, संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन स्थितियों की कल्पना की गई है? तो आपातकालीन स्थितियां यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन की बात करें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो टोटल है 3 प्रकार की। तो 3 प्रकार की जो है आपातकालीन स्थितियों की चर्चा की गई है, जो कि कौन कौन सी है? तो पहली है उसमें राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि आर्टिकल नंबर 352 में आता है। फिर है राज्यों में राष्ट्रपति शासन, जो कि आर्टिकल 356 में है, और राज्य वित्तीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 360 में उल्लेखित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि भारत के राष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा? इफ़ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिकम वैकेंट देन, तो उस जो पोजीशन है उसको हमें फिल करना होता है विद इन 6 मंथ, यानी कि 6 महीने के भीतर वो भर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। आर्टिकल 62 की बात करें तो आर्टिकल 62 यानी कि अनुच्छेद 62 के अनुसार यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो 6 महीने के अंदर जो है नए राष्ट्रपति का निर्वाचन कर दिया जाता है, और जो भी नए राष्ट्रपति बनते हैं उनके उस अपॉइंटमेंट की डेट से नेक्स्ट 5 ईयर तक के लिए वो चुने जाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई प्रेसिडेंट अपने टेन्योर के सेकेंड ईयर में उनका जो है पोजीशन खाली हो जाती है और फिर उनके टेन्योर के 3 साल बचे हैं तो नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट आएगा वो 3 साल के लिए आएगा। नहीं, नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट आएगा वो पूरे 5 साल के लिए ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल ये कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्य की बात करें तो इसका जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष का। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होगा। वहीं बात करें लोकसभा की तो लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल ये होता है 5 वर्ष। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। लोकसभा के पहले आम चुनाव ये कब हुए थे? तो लोकसभा के पहले आम चुनाव ये हुए थे साल 1951-52 में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। और इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 13 मई 1952 में। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर है भारत का संविधान, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। तो देखिए, भारत का संविधान मैंने आपको बताया ये सिंगल सिटीजनशिप को प्रोवाइड करवाता है। ऑप्शन नंबर ए। फिर है भारत के उपराष्ट्रपति किसके पदेन सभापति होते हैं? यानी कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ किस चीज़ के होते हैं? तो देखिए, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो पदेन सभापति होते हैं किसके? राज्यसभा के। ऑप्शन नंबर
बी आपका यहाँ पर सही होगा। अनुच्छेद 64 की बात करें तो उसी के आधार पर उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और फैक्ट ये है कि यह एकमात्र ऐसे अधिकारी होते हैं जो संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी उच्च सदन यानी कि जो आपका राज्यसभा है उसकी बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। तो ये भी आपको इसमें फैक्ट यहाँ पर याद रखना है। फिर है पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच में कितना अंतर होना चाहिए, यानी कि व्हाट शुड बी द गैप बिटवीन द फर्स्ट नॉन कॉन्फिडेंस मोशन और सेकंड नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब देखिए कॉन्फिडेंस और नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो रिसेंटली न्यूज़ में था, अभी गवर्नमेंट में आपने देखा होगा। तो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं क्योंकि जो भी चीज़ न्यूज़ में होती है अक्सर एग्जामिनर जो है वहीं से क्वेश्चन उठाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर पूछा गया है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन और दूसरे नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के बीच में गैप कितना होना चाहिए। तो इनके बीच में जो गैप होना चाहिए वो होना चाहिए एटलीस्ट 6 महीने का। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, 6 मंथ। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को क्या नारा दिया था। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, देखिए ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1789 में। ठीक है, 3-4 रेवोल्यूशन है जो काफ़ी मतलब फेमस है, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, रशियन रेवोल्यूशन हुआ, अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, ये काफ़ी फेमस है और इन्होंने कोई ना कोई जो है वैल्यूज़ वो हमें दी है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट स्लोगन डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन गिव्स टू द वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जो विश्व को एक तरीके से नारा दिया है वो किस चीज़ का दिया है, वो दिया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी कि लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और इनको हमने किस चीज़ में इंस्टाइन किया हुआ है, इनको हमने अपने देश की प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल में शामिल किया गया है। फिर है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो देखिए भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन जब संविधान बना था उस दौरान सिर्फ 8 अनुसूचियां थी। जो बाकी की अनुसूचियां हैं वो जो है वो बाद में इंक्लूड की गई थी, यानी कि 9, 10, 11 और 12 ये 4 की 4 अनुसूचियां भारत के संविधान के लागू होने के बाद जो है वो ऐड की गई थी। ठीक है, जो 9वीं अनुसूची थी वो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा ऐड की गई थी। 10th अनुसूची में दल बदल कानून है जो कि 52वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड की गई थी। 11 और 12 अनुसूची जो है वो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड की गई थी। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है। तो भारत का सर्वोच्च कानून जो है वो होता है भारतीय संविधान। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। फिर है आपको पेयर दिया गया है भारत के संविधान के भाग और साथ ही में विषय। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो मैच नहीं करता, कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। अब देखिए भाग नंबर 2 इसमें सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। भाग नंबर 3 में मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट है, ये भी सही है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है यानी कि DPSP है, ये भी सही है। लेकिन भाग 5 में मूल कर्तव्य नहीं है, बल्कि भाग 5 में यूनियन के बारे में बताया गया है जो कि आर्टिकल 52 से 151 के बीच में उल्लेखित है। और जो मूल कर्तव्य है वो है भाग 4 के ए में। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। फिर है धर आयोग और JVP समिति का गठन ये किस उद्देश्य से किया गया था। तो देखिए जो धर कमेटी थी या फिर JVP समिति थी उसका गठन बेसिकली जो है वो भाषाई आधार पर आधारित राज्यों के पुनर्गठन की व्यवहार्यता को देखने के लिए किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, और SK धर आयोग की जो रिपोर्ट है उसी की समीक्षा करने के लिए JVP आयोग का गठन किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और भाषाई आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य था वो था आंध्र प्रदेश। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार ये कौन से अनुच्छेद या फिर कौन से आर्टिकल में है। तो जो राइट टू कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन इसका जो प्रोविज़न है वो है आर्टिकल नंबर 21 के ए में, यानी कि ये हमारे फंडामेंटल राइट में इंक्लूडेड है अनुच्छेद 21A जिसमें बात की गई है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। और ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किए जाने का प्रावधान इन आर्टिकल 21A। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। फिर भारतीय संविधान में कुल कितनी रिट के बारे में बात की गई है। तो देखिए भारत के संविधान में टोटल 5 रिट के बारे में बात की गई है। ठीक है, जो कि कौन कौन सी है, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियरी,
क्यो वारंटो और प्रोहिबिशन, यानी कि बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार प्रच्छा और प्रतिषेध। तो भारत के संविधान में टोटल 5 रिट के बारे में बात की गई है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। फिर निम्नलिखित में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? तो जो मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था वो स्वर्ण सिंह कमेटी थी, स्वर्ण सिंह समिति की थी। उसके आधार पर जो है वो भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इनिशियली जो है वो 10 कर्तव्य जोड़े गए थे, बाद में 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, तब एक और मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई थी और आज के समय में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो हमारे संविधान में लिखी हुई हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें यहाँ पर सही हो जाएगा। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो बलवंत राय मेहता कमेटी ये पंचायती राज से संबंधित है, और वहीं ठक्कर आयोग की बात करें तो हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या की जांच के लिए ठक्कर आयोग का गठन किया गया था। तो यहाँ पे मूल कर्तव्यों की बात की गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। फिर है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इट विल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये लिखा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 के ए में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। इसी में बात की गई है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुरक्षा, और ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है DPSPs यानी कि जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है उसके अंदर ये आता है। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो अनुच्छेद 51A इसमें मौलिक कर्तव्य की बात की गई है जो वर्तमान में 11 है। अनुच्छेद 56 की बात करें तो इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, और 21 में बात की गई है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की। तो यहाँ पर पूछा गया है पर्यावरण से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक कोड से संबंधित है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, ये भी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में है। तो इसकी जो बात की गई है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंदर की गई है, यानी कि आर्टिकल नंबर 44, और पहला जो स्टेट है इसको इम्प्लीमेंट कराने वाला वो है गोवा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, अनुच्छेद 41 ये बात करता है काम का अधिकार की। 43 की बात करें तो ये श्रमिक को सुरक्षा और संरक्षण की बात करता है, और 42 की बात करें तो मैटरनिटी के बिहाफ पे ये बात की गई है, मातृत्व हित लाभ की। तो ये अनुच्छेद 42 में बात की गई है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ये है आर्टिकल नंबर 44 में, और ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये DPSP में आते हैं, जो कि हमने आयरलैंड से इंस्पायर्ड किए गए हैं, और भाग नंबर 4 में इनका उल्लेख किया गया है। फिर प्रधानमंत्री ये कैसे बनाए जाते हैं? तो देखिए प्रधानमंत्री की बात करें तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 75 इसके आधार पर राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, यानी कि वो अपॉइंट करते हैं। तो ये भी याद रखना, नॉमिनेशन, रिक्रूटमेंट, इलेक्शन भले ही होते हैं लेकिन डायरेक्टली प्रधानमंत्री के लिए नहीं होते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है बाय दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी की उनकी नियुक्ति होती है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 75। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही होगा। फिर निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति पर पद ग्रहण करने से पूर्व भारत रत्न प्राप्त किया है? तो देखिए अगर हम बात करें गिवन ऑप्शन की तो जो इसमें थे हमारे देश के राष्ट्रपति जिनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्हें 1954 में भारत रत्न मिला था अपने राष्ट्रपति बनने से पहले, यानी कि राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भारत रत्न मिला था, और किसके साथ मिला था? CV रमन जी के साथ। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और डॉक्टर CV रमन की बात करें तो इन्हें 1930 में पहली बार फिजिक्स के फील्ड में इंडिया की तरफ से पहला नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर इस संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है, इसका उल्लेख किया गया है? तो इसका उल्लेख ये किया गया है आर्टिकल नंबर 53 में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। इसके अकॉर्डिंग जो कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, ये बात की गई है। फिर है किस अनुच्छेद के तहत भारत के संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC, जिसको कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया, ये स्टैब्लिश किया गया है? तो ये किया गया है अंडर आर्टिकल 315। तो अनुच्छेद 315 के तहत UPSC के बारे में बात की गई है, उसके आयोग की स्थापना की बात की गई है।
तो आर्टिकल नंबर 315 यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। फिर है वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार, ये एक कैसा अधिकार है? तो देखिए पहले जो है संपत्ति का अधिकार ये हमारा मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन फिर इसको मौलिक अधिकारों से हटाकर इसको एक लीगल राइट बना दिया गया, यानी कि वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। और ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही मौलिक अधिकार से हटाकर आर्टिकल नंबर 300 के कै में इसको डाला गया था। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन बिल के द्वारा भारत में मतदान की जो साल है उसको घटाकर 18 साल कर दिया गया? तो ये किया गया था, जो संविधान संशोधन था 61वां, उसके अकॉर्डिंग जो है वोटिंग की जो एज थी वो 21 से घटाकर जो है वो 18 कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होगा। फिर धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्ताव का एक भाग है। ये कब हुआ था? तो जो हमारा पहला संविधान संशोधन कह सकते हो इन प्रियम्बल में, तो वो 42वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था, जिसमें हमने धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। और इसी के साथ साथ हमने धर्मनिरपेक्ष साथ ही में सोशलिस्ट, जिसको समाजवाद भी कहते हैं, और इंटीग्रिटी को भी जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होगा। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंधित है? तो दल बदल निरोध यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करें तो ये अनुसूची 10वीं यानी कि 10th शेड्यूल में इसकी बात की गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 8th शेड्यूल में जो है 22 भाषाओं की बात की गई है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि इंग्लिश इंक्लूडेड नहीं है। और अनुच्छेद 105 की बात करें तो सांसदों को प्राप्त विशेषाधिकार से ये संबंधित है। तो यहाँ पर दल बदल की बात की गई है, तो इसमें 10वीं अनुसूची इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो पहली बार जो भारतीय संविधान में संशोधन किया गया था वो किया गया था साल 1951 में, और इसी के तहत जो है वो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो सही होगा। ठीक है, और इसमें जो है जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार जैसे विषयों को शामिल किया गया था 9वीं अनुसूची में, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर है, भारत में पंचायती राज प्रणाली जो है संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई है? तो पंचायती राज की बात करें तो ये बात की गई है आर्टिकल नंबर 40, ऑप्शन नंबर बी। और ये सब जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं, जो कि हमने आयरलैंड से इंस्पायर हुआ है। और आर्टिकल 40 के अंदर ही जो है वो ग्राम पंचायतों की बात की गई है। ठीक है, 32 की बात करें, 32 जो है वो संवैधानिक उपचार का अधिकार है, जो कि फंडामेंटल राइट में आता है। इसके अलावा बाकी जो 3 है वो डीपीएसपीज में आते हैं। आर्टिकल 45 ये 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात करता है, और 51 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति की व्यवस्था को बनाए रखने की बात करता है। पंचायती राज की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। फिर है, ग्राम राज्य के माध्यम से ही राम राज्य, ये कथन किसका था? तो उन्होंने कहा था कि अगर हमें राम राज्य की स्थापना करनी है तो वो कैसे होगा? जब हम ग्राम राज्य बनाएंगे। तो ये कथन कहा गया था किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा, कि राम राज्य थ्रू ग्राम राज्य। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। और इसी विचार को जो है वो डीपीएसपी में रखा गया है। इसी के तहत जो है वो आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों की बात भी की गई है। लास्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ था? तो पंचायती राज का शुभारंभ जो है वो सबसे पहले राजस्थान में हुआ था। राजस्थान के नागौर जिले की बात करें तो उसमें सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत की गई थी, और ये हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। तो ये थे आपके टॉप 50 क्वेश्चन रिलेटेड टू पॉलिटी। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन है जो आपको कमेंट सेक्शन में इनका आंसर बताना है। पहला है कि गांधीवाद सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में समाविष्ट है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर, और उससे रिलेटेड जो भी आपको पता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है कि भारतीय संविधान किस तरीके की नागरिकता जो है वो प्रदान करता है, और साथ ही में किस तरीके से आप जो है नागरिकता को ले सकते हैं। इन सभी का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय बाय।